Good morning, students. Hope you all are fine. Today again we are going to discuss on MCQ based question. ठीक है, but that is assertion and reason type of question. ठीक है, assertion reason based type of question आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे from the same chapter, and the name of the chapter is metals and non-metals. Okay, and this is my second video related to this chapter. Okay, so assertion और reason जनरल इंस्ट्रक्शन तो आप सभी को मालूम है, फिर भी एक बार हम बता देते हैं. assertion और reason जो है आपके क्या है, स्टेटमेंट्स है. ठीक है, आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट्स केयरफुली क्या करना है, पढ़ना है. ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप इसमें ये है कि आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये पहले फाइंड करना है कि वो स्टेटमेंट्स जो एसर्शन में है चाहे रीजन में है वो ट्रू है या नहीं. ठीक है, तो पढ़ने के बाद आपको पता चलिए जाएगा कि दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. ठीक है, अगर ट्रू है एसर्शन और रीजन भी ट्रू है तो सेकेंड स्टेप ये देखना है आपको कि वो जो रीजन का स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट आपको एसर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं. अगर कर रहा है तो अगर कर रहा है तो आपका आंसर ए होगा. ठीक है, यानी एसर्शन का स्टेटमेंट भी ट्रू है, रीजन का स्टेटमेंट भी ट्रू है, और रीजन का जो स्टेटमेंट है वो एसर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, तो उसका आंसर ए. यदि नहीं कर रहा है दैट मीन्स एसर्शन का स्टेटमेंट भी ट्रू है, रीजन का स्टेटमेंट भी ट्रू है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है नहीं कर रहा है तो आंसर बी. यदि एसर्शन ट्रू है रीजन आपका फॉल्स है तो आंसर सी. यदि एसर्शन फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है तो आंसर डी. अभी तक सीबीएसई का यही एक क्या है, इंस्ट्रक्शन है. हो सकता है कि एक नया इंस्ट्रक्शन डाल दे कि दोनों फॉल्स हो, तो उस केस में वो ऑप्शन दे सकता है ई के नाम से. ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोगों को एसर्शन और रीजन का क्या करना है, आंसर देना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड. यानी जब मेटल जो है रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, मेटल सॉल्ट. ठीक है, जब आप एसिड से जनरल रिएक्शन आप लोग पढ़े हैं कि एसिड को, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है. यानी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है. तो यहां पे आपका बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड. तो स्टेटमेंट अगर इसको देखा जाए तो फॉल्स लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है. एक्सेप्शनल केस ये है कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आपका क्या नहीं होता है, फॉर्म नहीं होता है. क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नाइट्रिक एसिड एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन जो फॉर्म होता है गैस उसको ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म कर देता है, वाटर फॉर्म कर देता है. इसीलिए इस केस में, मतलब जितने भी केस है, मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस ना करके क्या फॉर्म करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है. ठीक है, अब रीजन वाला देखिए, तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसका ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है. ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा, ए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
एसर्शन में बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड जो है, ठीक है, इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक ऑक्साइड जो है क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो यस, जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब हो गया कि जो मेटल ऑक्साइड क्या फॉर्म करे, एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और बेसिक बिहेवियर भी शो करे, उस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब रीजन देख ले, तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेस, सही है, दोनों से वो क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड क्या शो करेगा, बेसिक इन नेचर, आप बेस से रिएक्ट करेंगे तो वो एसिडिक इन नेचर। तो इस हिसाब से ये रीजन भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, किसका, ए का, ठीक है, स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसीलिए ये आपका आंसर क्या होगा, ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड। तब आयनिक कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड है जो किससे बना होता है, आयंस के अट्रैक्शन से, ठीक है, यानी कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन से बना होता है कंपाउंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में आपका क्या होता है, मेटल जो होता है कैटायन होता है, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया रहता है, इसीलिए वो कैटायन फॉर्म करता है। नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ले लेते हैं, जिससे वो क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन। तो नॉन मेटल और मेटल, कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन से आपका जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है आयनिक कंपाउंड है, तो सही है, मैग्नीशियम आपका मेटल है और क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो इनके अट्रैक्शन से आपका क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो रीजन आपका स्टेटमेंट आपका ट्रू है, स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब देखिए रीजन क्या दिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, रिएक्ट बाय म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, यहां पे शब्द बोल दिया है म्यूचुअल ट्रांसफर, बच्चे यहां पे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो सोच लेते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर दैट मीन शेयरिंग, यहां पे शेयरिंग शब्द नहीं लगा है, ट्रांसफर शब्द लगा है, ठीक है। तो इससे ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि कोवैलेंट के बारे में बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट एकदम क्या है, सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है कि मेटल जो है और नॉन मेटल जो है रिएक्ट होते हैं एक्चुअली किसके कारण, तो म्यूचुअल ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए यहां पे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो -2 इलेक्ट्रॉन और खुद बन जाएगा कैटायन, बन जाएगा ना जी। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करता है और खुद बन जाता है Cl, ठीक है, Cl-2 Cl-, ठीक है, यानी Cl-Cl-, वही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहां पे क्या हुआ, म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ ना, इसने वो ट्रांसफर किया, उसने वो ले लिया, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, ठीक है। इसके कारण ये क्या हो गया, दोनों, अब ये कैटायन और है, ये एनायन है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट चार्ज के कारण, आप फॉर्म करेंगे आपके MgCl2, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयन के कारण बना हुआ है। क्लियर? तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है, इस स्टेटमेंट ए का ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए। समझ में आ रहा है जी, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर। जिंक जो है इजीली क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर ऑन रिएक्टिंग विथ
सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अगर जिंक को रिएक्ट करेंगे तो जिंक को आसानी से वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चन को जानने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज को जानने के लिए एक सिंपल सा क्या बताएं आप लोगों को, ट्रिक बताए हैं, उसको याद होना चाहिए। वो ट्रिक क्या है? वेरी गुड। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आए। ठीक है, तभी इस हिसाब से आप देखेंगे तो जिंक जो है आपके कॉपर से ऊपर आता है। ठीक है, काशी के नाथ का Na सोडियम, ठीक है, काशीनाथ का कैल्शियम, ठीक है, काशीनाथ का माली मैग्नीशियम, ठीक है, माली आलू जरा, ठीक है, फीका पकाता है, ठीक है, कौन है आगे आओ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जिंक जो है किससे, कॉपर से, ये है कॉपर तो ऊपर है, दैट मींस जिंक जो है मोर रिएक्टिव हो गया, तो ये क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रू मानेंगे। स्टेटमेंट आपका क्या है, एकदम ट्रू है। अब दूसरा रीजन पढ़िए, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल्स एज कंपेयर टू जिंक। कॉपर जो है मोर रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू जिंक। तो अब ये स्टेटमेंट अब इसी के हिसाब से आपका क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है। ठीक है, तब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तब स्टेटमेंट फॉल्स, तो अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, आंसर सी लिखेंगे। तो योर आंसर इज सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग सबको मालूम है क्या है, वो प्रोसेस है जिससे मेटल के सरफेस के ऊपर एक थिक लेयर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो नीचे का उसका सरफेस है वो क्या होने लगते हैं, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट होते हैं फॉर फर्दर रस्टिंग। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। एल्युमिनियम पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो एनोडाइजिंग इज द मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम अ क्या है, कोरिजन, कोरिजन होने से बचता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एकदम सही है। नाउ अब रीजन, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस, प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोटिंग ऑफ आयरन विथ लेयर ऑफ जिंक। यानी एनोडाइजिंग वो प्रोसेस है जिससे क्या किया जाता है, आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग, जैसे ये आयरन सब्सटेंस है, इसके ऊपर एक लेयर बनाया जाता है जिंक का। ठीक है, तो एनोडाइजिंग उसको कहा जाता है। तो ये सही है नहीं, क्योंकि इस एनोडाइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ वो मेटल खुद रिएक्ट होके मेटल ऑक्साइड का एक लेयर बनाता है। ठीक है, वो लेयर आपका हो गया रोस्टिंग हो गया। ठीक है, वो रोस्टिंग हो गया, लेकिन उसके नीचे का जो प्रोसेस होता है उसके कारण वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, क्योंकि फर्दर वो क्या नहीं करने देता है, मेटल सरफेस को ऑक्सीजन से कांटेक्ट होने नहीं देता है, तो वो खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। तो वो प्रोसेस को हम लोग एनोडाइजिंग कहते हैं। लेकिन यहां पे आपका क्या कर रहा है कि एनोडाइजिंग वो प्रोसेस है जिससे आयरन के मेटल के सरफेस के ऊपर जिंक का लेयर लगाया जाता है, तो सही नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस को तो हम लोग पढ़े थे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जैसे क्लास 7-8 में भी पढ़े होंगे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, दैट्स ड्यू टू दैट रीजन ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए आपका आंसर अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्ट्रक्शन सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन में दिया है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, यानी कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक्चुअल में क्या होता है, वो लेस वायलेंट होता है
इन कंपैरिजन, कंपैरिजन करें किसके साथ, तो दैट ऑफ सोडियम। तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव है, ठीक है। उसको पानी में हम लोग डालते हैं तो वो क्या कर लेता है, एकदम वायलेंटली रिएक्ट होता है और उससे क्या हो जाता है, पानी में वो कैच फायर, यानी सब्सटेंस में उसके क्या हो जाते हैं, आग भी, सोडियम में वो आग भी लग जाता है, कैच फायर भी कर लेता है सोडियम, ठीक है। तो वायलेंटली रिएक्ट होता है तो सही है, लेकिन कैल्शियम उस तरह का नहीं करता है। दैट मीन उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये लेस क्या होते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, तो ये सही है। तो स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। अब रीजन, द हीट इवॉल्व, जो हीट इवॉल्व होता है इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो ई भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, क्योंकि सोडियम इसलिए वायलेंट होता है, उसमें कैच फायर पकड़ लेता है, क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। सोडियम को पानी में डालते हैं तो रिएक्ट करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब वो हीट इतना ना ज्यादा होता है कि जब वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, उस हाइड्रोजन गैस को वो क्या कर देता है, बर्न कर देता है। लेकिन अगर कैल्शियम के साथ देखें तो ये लेस वायलेंट होते हैं, दैट मीन्स इसका हीट जो प्रोड्यूस होता है उतना सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं होता है जिससे वो हाइड्रोजन क्या कर ले, आग पकड़ ले, ठीक है। तो यहां पे आपका रीजन का स्टेटमेंट भी सही है और उस चीज का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि क्यों कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो लेस वायलेंट रहता है और दैट मीन्स वो आग नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। तो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि जो हीट उसमें प्रोड्यूस होता है वो हीट उतना सफिशिएंट नहीं होता है जो कि हाइड्रोजन को क्या कर ले, आग पकड़ा दे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट भी सही है, आपका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, C and N do not react with dilute HCl and dilute sulfuric acid H2SO4, यानी C means here कार्बन, N means here नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो एब्सोल्युटली सही है। इसलिए सही है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स आप लोग पढ़े हैं कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट रीजन, रीजन में आपका क्या दिया है, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर ये स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि मेटल जो है डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट क्या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मेटल जो है रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो उस हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन क्या होगा, आंसर सी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होते हैं। स्टेटमेंट सही है? हाँ, एकदम सही है। लेकिन जनरली हम लोग पढ़े हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर।
तो एल्यूमिनियम मेटल है, ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड यानी क्या होना चाहिए, बेसिक इन नेचर, लेकिन यहां पे कह रहा है कि इट इज एसिडिक इन नेचर। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों एक तरह का क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उस तरह के ऑक्साइड को कहते हैं जो कि दोनों शो करता है, जिसमें से जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो दोनों शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ठीक है, अब रीजन में क्या दिया है, एम्फोटेरिक नेचर मीन्स दैट सब्सटेंस हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। ऊपर को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर दे रहा है कि क्यों आपका जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है आपका क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है मेटल ऑक्साइड होने के बावजूद भी। तो इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उस तरह के ऑक्साइड होते हैं जिनके नेचर क्या होता है, बिहेवियर दोनों शो करने का, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो इस लिहाज से आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्ट्रक्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, different metals have different reactivity with water and dilute acid। तो आप लोगों ने जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, तो केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल में आप लोग जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें देखा होगा कि जो मेटल को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो सभी मेटल्स जो हैं, चाहे वो एसिड से रिएक्ट कीजिए, चाहे वाटर से रिएक्ट कीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कीजिए, ठीक है, वो एक ही रेट से रिएक्ट नहीं होते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस में भी सॉल्व किए, क्या सॉल्व किए कि सोडियम जो है वाटर में ट्रीट करते हैं तो सोडियम क्या होता है, वायलेंटली रिएक्ट होता है, लेकिन वही कैल्शियम जो है उससे लेस रिएक्ट करता है। इवन कुछ ऐसे मेटल है जैसे आपका आ जाइए आयरन चाहे एल्यूमिनियम, ये आपके क्या होते हैं, कोल्ड वाटर से, यानी कहने का मतलब कि वार्म वाटर से रिएक्ट करेंगे, हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। वही जो आपका सोडियम है कोल्ड वाटर से भी क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो यहां पे जो रिएक्टिविटी रेट है आपका क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, इसीलिए उसी हिसाब से उसका एक क्या बनाया गया है, ये रिएक्शन के आधार पे ही उसका रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया था, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को क्या किया गया था, सजाया गया था कि रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म हुआ था। तो किस आधार पे फॉर्म हुआ था, डिफरेंट मेटल के साथ वो, मतलब डिफरेंट मेटल जो है इन सब्सटेंस के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके रेट के हिसाब से वो रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है एकदम। ठीक है, दूसरी चीज, जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स होता है वो डिपेंड्स करता है ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल का क्या पोजीशन है, उस हिसाब से उसका रिएक्टिविटी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये भी सही है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल आपका टॉप पोजीशन पे है, तो आप क्या कहेंगे कि मेटल इज मोर रिएक्टिव, कहेंगे ना। ठीक है, और उसके बाद से अगर लो पोजीशन पे नीचे है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन से नीचे है, तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स होते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो पोजीशन के हिसाब से कहे ना। ठीक है, तो ये आपका क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है। अब ये आपका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल, यानी आयरन जो है ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है।
देखिए हम लोग के एवरीडे लाइफ में भी जहां पे भी हम लोग देखें वहां पे आयरन मेटल ही ज्यादातर यूज है कि नहीं है? कंस्ट्रक्शन से लेके कोई भी चीज में देखिए कहीं पे भी आयरन का ही इस्तेमाल होता है, बट इट इज नेवर यूज इन प्योर स्टेट। आयरन को प्योर स्टेट में यूज नहीं किया जाता है। रीजन, आयरन जो है वेरी सॉफ्ट होता है एंड प्योर आयरन, नॉट आयरन, प्योर आयरन क्या होता है? सॉफ्ट होता है एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। जब उसको हॉट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रेच हुपी होता है। तो इसलिए इसको क्या नहीं किया जाता है? प्योर स्टेट में फॉर्म नहीं किया जाता है। तो सही है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आपका सही दे रहा है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ए। नाउ नेक्स्ट, गोल्ड occurs in native state. Native state means स्टेबल स्टेट। ठीक है, वो स्टेबल स्टेट में यानी जिस फॉर्म में है वही फॉर्म में रहता है गोल्ड। तो स्टेटमेंट सही है, स्टेबल स्टेट में रहता है, ट्रू। गोल्ड इज रिएक्टिव मेटल, स्टेटमेंट क्या है? गलत। अगर रिएक्टिव होता तो स्टेबल फॉर्म में कहां रहता? वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था, लूज करके वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट होके क्या करता? कंपाउंड के रूप में रहता। ठीक है, तो इसलिए आपका गोल्ड जो है क्या नहीं है? रिएक्टिव मेटल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है। रिएक्टिव है लेकिन लिस्ट कंडीशन अप्लाई करोगे तब, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका तो रिएक्टिव का मतलब हो गया मोस्ट रिएक्टिव यहां पे। ठीक है, तो उस हिसाब से उस सेंस में ये आपका क्या नहीं है? रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए आपका क्या होगा? स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, और आपका अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्ट्रक्शन आपका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, I think it's already done. Now, the property of beating a metal into thin sheet is called ductility. तो हम लोगों को मालूम है कि मेटल को पीट पीट के थिन शीट में चेंज किया जा सकता है। वो किस प्रॉपर्टी के कारण? मेटल के तो मेलाबिलिटी के कारण, नॉट अ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी से तो क्या कर सकते हैं? हम मेटल को स्ट्रेच करके पतले से पतले वायर में क्या कर सकते हैं? ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, पतला से पतला वायर उसमें से क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी वो है, नॉट अ थिन शीट। ठीक है, तो थिन शीट में चेंज होने वाला प्रॉपर्टी मेटल को क्या कहते हैं? मेलाबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब जनरल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोगों को बोला गया है कि अगर ऊपर वाला फॉल्स हो और नीचे वाला ट्रू हो तो क्या होगा? डी। और ऊपर वाला फॉल्स हो और नीचे वाला फॉल्स हो, ये जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया नहीं है। ठीक है, तो हम एक ही ऊपर वाला पढ़ के डायरेक्ट आंसर डी देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारा दो केस हो सकता है नीचे का, कि ट्रू की तो फॉल्स। तो ट्रू होगा तो डी होगा, अब फॉल्स होगा तो जनरल इंस्ट्रक्शन में बोला ही नहीं है कि ऊपर का भी फॉल्स हो और नीचे का भी फॉल्स हो तो क्या हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो ट्रिक यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर यही पढ़ो, अगर एसर्शन आपका गलत हुआ तो डायरेक्ट आंसर डी। लॉजिक ठीक है, या फिर पूरा पढ़ के देख लो। तो रीजन क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल, तो ट्रू है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉल्स और ट्रू है, तो ये आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि डी तक हम लोग का ऑप्शन है दिया हुआ है। अगर ये फॉल्स हो जाता तो वो तो जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया ही नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर सेट करेगा तो हो सकता है कि आपका जनरल इंस्ट्रक्शन में एक नया क्या दे? आंसर दे, दैट इज ई, कि कब होगा? जब ई भी फॉल्स होगा तब। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो पहला क्वेश्चन पढ़ लो, अगर वो पहला क्वेश्चन फॉल्स है डायरेक्ट आंख मूंद के क्या कर दो?
डी आंसर लिख दो। नाउ नेक्स्ट, द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस आर एसिडिक इन नेचर। स्टेटमेंट सही है? वेरी गुड, सही है। अच्छा, मुस्कान कम। जो स्टेटमेंट बोल रहा है ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस क्या है? एसिडिक इन नेचर। सही है। क्यों? वाई? क्यों सही है? कैसे आप कह सकते हैं कि सही है? ये पढ़े हैं कि सल्फर और फास्फोरस का ऑक्साइड आपका एसिडिक होता है। कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है कि एसिडिक होता है? क्यों? सोडियम का ऑक्साइड क्या? उसका भी, सोडियम का भी एसिडिक होगा। सोडियम का भी एसिडिक होगा। रिया कम गो। ये जो स्टेटमेंट है, सामने आइए, सामने यहां जो स्टेटमेंट बोला है, द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस क्या है? एसिडिक इन नेचर है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्यों? वाई? हाउ ट्रू? क्यों ट्रू है? आरिफ कम। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है। वेरी गुड। यहां पे ट्रू इसलिए है क्योंकि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, तो फास्फोरस आपका क्या है? नॉन मेटल है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक इन नेचर रहते हैं। मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर रहते हैं। जो एक्सेप्शनल केस है एम्फोटेरिक के साथ, वो छोड़िए, लेकिन मोस्टली क्या होता है? मेटल जो होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। तो स्टेटमेंट दोनों क्या है? ट्रू है। सृष्टि, अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्ट्रक्शन, कम हियर। अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्ट्रक्शन दोनों ट्रू हैं। ये आंसर क्या होगा? क्या हुआ? राखी, जाओ वहां बैठ के देखो। ए होगा। क्यों? दोनों सही है। ए होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों ट्रू होना चाहिए और रीजन सही होना चाहिए। ए का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो ए का एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? ऊपर मेटल, नॉन मेटल के बारे में बोल रहा है, नीचे मेटल के बारे में बोल रहा है। तो एक्सप्लेनेशन कहां कर रहा है? यहां होता कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो वो एक्सप्लेनेशन होता है। हा? जाओ बैठो। आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट जो नीचे वाला रीजन का है, वो असर्शन को क्या नहीं कर रहा है? एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
अमन कम हियर। स्टेटमेंट जो है असर्शन का ट्रू है कि फॉल्स है? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिक्विड स्टेट फॉल्स रहता है। क्यों? क्यों? ये लिक्विड में नहीं रहता है। किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड में नहीं रहता है तो गैसेस फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होता है, नहीं, सॉलिड में होता है। सॉलिड फॉर्म में। कैसा? सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसे कह सकते हो? देखे हो मैग्नीशियम ऑक्साइड? हाँ, तो कैसे पता चला कि सॉलिड फॉर्म में होता है? कहां पढ़े हो? सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, या क्यूब फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में। कब फॉर्म होता है? जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन एस पढ़े हो ना, राख, यानी मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या फॉर्म करता है? व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ साथ वो राख बच जाता है, व्हाइट पाउडर। ठीक है, तो उसको कहते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड में नहीं। ये यहीं पे फॉल्स हो गया। ट्रिक अपना लो, आंसर डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही भी होगा तो आपका क्या होगा? डी होगा। फॉल्स का तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है, आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर वाटर। यस अयूब, कम। स्टेटमेंट सही है। ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर वाटर, सही है। क्यों फ्लोट करता है? मतलब इसमें से बबल निकलने लगता है, तो फिर वो ऊपर बबल किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम के ऊपर जैसे कैल्शियम का बबल निकलता है। मतलब कैल्शियम के ऊपर बबल निकलने। किस चीज का बबल निकलता है? वाटर का। वाटर का बबल। वाटर का बबल निकलता है। अच्छा, बैठो जाके। यस ऋषुराज, कम हियर। स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ? क्यों पढ़ नहीं रहे हो? केमिस्ट्री से 3 चैप्टर, फिजिक्स से 2 चैप्टर, अब बायो से 1 चैप्टर। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे तुम लोग? गो। स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम को वाटर में डाला जाता है तो कैल्शियम मेटल हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। फॉर्म करता है ना, वो हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में आके मेटल सरफेस यानी कैल्शियम के सरफेस से अटैच हो जाता है, जिसके कारण मेटल जो है फ्लोट करने, हल्का हो जाता है, लाइटेड हो जाता है, तो सरफेस के ऊपर जाके वो फ्लोट करने लगता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब रीजन, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। रीजन दिया है कि कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है एट रूम टेम्परेचर, तो रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के बारे में बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है जिसके कारण वो अटैच होकर फ्लोट करता है। ये चीज तो नहीं बता रहा है, स्टेटमेंट खाली सही है। तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, यहीं तक। एक और चीज आप लोगों को बता दें कि आज से 6:30 से 6:30 मैथ के क्वेश्चंस आपके वीडियो एथी पे जाएंगे, ऐप पे। ठीक है,
6:30 से 7:30 बजे तक साइंस के क्वेश्चंस आपके ऐप पे जाएंगे। 6:30 से 7, 7:30 से, ठीक है, 7 से 7:30 तक एसएसटी के जाएंगे। 3 सब्जेक्ट के वीडियो आपके रोज ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, जो ऐप पे टेस्ट है उस पे रोज आज से वीडियो क्या जाएंगे, क्वेश्चन जाएंगे, उसको अटेम्प्ट करके आप लोगों को क्या करना है, भेजना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।